मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। कुमार यूट्यूब चैनल मिशन इंस्पायरेशन के सर में आपका स्वागत करता हूं। और आप सबको मालूम है ये 10 क्लास के लिए एक वीडियो है। देखिए एग्जाम अभी वर्तमान में सर पे चढ़ा हुआ है, डमी कार्ड भी आ चुका है। तो आप सबसे अनुरोध है, या जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी छात्र हैं, जो भी दोस्त हैं, जो इस बार मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं, उनसे एक बात मैं जरूर कहूँगा कि आप अपना हौसला न हारें, आप अपना हौसला न हारें। और मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप हमारे साथ खड़े रहें। देखिए मैं अब एक टेस्ट लेकर आया हूँ जो आपके सामने बहुत ही जल्द, मतलब कि और भी सारी सब्जेक्ट का टेस्ट लेकर आऊँगा, टेस्ट सीरीज। आप मेरे टेलीग्राम चैनल मिशन इंस्पायरेशन में जाकर यहाँ से PDF ले सकते हैं और उसका डिस्कशन आपका यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन का डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। पहला सेट है, फिजिक्स से क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि अवतल दर्पण के लिए, किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। अगर इसकी फोकस दूरी को याद रखिएगा, फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। तो देखिए दर्पण सूत्र में अगर हम बात करें, दर्पण के लिए एक संबंध होता है F बराबर R/2, F बराबर R/2। तो अगर कहें कि फोकस दूरी, यहाँ से दो तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, आधा होता है। क्योंकि देखिए 1/2 से गुना है ना, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं F बराबर 1/2 गुने R, यानी कि त्रिज्या जो है फोकस दूरी का, यानी फोकस दूरी जो है त्रिज्या का आधा होता है। और यही कभी कभी इसको बाइसेम कर दें हम, तो ये भाग में है, इधर रहेगा तो गुना में, तो R बराबर हो जाएगा 2F। तो यही क्वेश्चन अगर ये पूछता कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का, फोकस दूरी का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है, याद रखिएगा क्या होता है, 2 गुना होता है। तो इसका क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है या आधा होता है। तो एक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए प्रतिबिंब जो है ना 2 तरह के बनते हैं। प्रतिबिंब, अगर दूसरा क्वेश्चन का बात करते हैं हम, तो प्रतिबिंब 2 तरह के बनते हैं। प्रतिबिंब 2 तरह के बनते हैं। कौन कौन? एक को बोलते हैं काल्पनिक, काल्पनिक, या इसी को बोलते हैं आभासी, काल्पनिक या आभासी। और दूसरा होता है वास्तविक, दूसरा होता है वास्तविक। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, हमेशा यह उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और हम जानते हैं कि सीधा प्रतिबिंब केवल उत्तल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है। सीधा जो प्रतिबिंब होता है वह उत्तल दर्पण में बनता है। लेकिन अगर यही लेंस का पूछ देता ना तो इसका विपरीत हो जाता, तो उत्तल का विपरीत हो जाता है अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में भी कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक में ना याद रखिएगा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में सीधा पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है और लेंस पूछेगा तो आप बताइएगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो 2 का क्वेश्चन कर रहा है
कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब। तो देखिए उत्तल दर्पण से मेरा कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का बी जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा कह रहा है हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाए। तो दर्पण प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है। तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो हम तीसरा क्वेश्चन है हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए हजामत बनाने के लिए यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत को लोग दाढ़ी भी कहते हैं। तो देखिए अगर कर दे दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी या हजामत दर्पण में या नाक कान दांत में उपस्थित कीड़ों को डॉक्टरी उपकरण या सोलर कुकर में गाड़ी के साइड मिरर नहीं गाड़ी के हेडलाइट में सब में जो है हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें जितने भी हैं ये सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। लेकिन अगर यही पूछ लेता उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में, दूसरा जो हो जाता है सोडियम लैंप में, सोडियम लैंप में ये जो है प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3 का बी आंसर हो जाएगा। कि क्वेश्चन पूछ दिया कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो देखिए दाढ़ी या हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि किस लेंस का अपसारी लेंस कहा जाता है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए याद रखिएगा कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। लेकिन अगर दर्पण में पूछ देता तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का, अगला क्वेश्चन 5वां कि किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। देखिए मिट्टी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका उपयोग जो है ना लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। मिट्टी का याद रखिएगा, यह ऑप्शनली क्वेश्चन रहता है। मिट्टी से कभी भी लेंस नहीं बनता है, मिट्टी से लेंस नहीं बनता है, मिट्टी से लेंस नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे छठा, आइए छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन रहेगा कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, मतलब बताना है कि किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। देखिए मैंने अभी बता दिया था
कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा बनता है। और उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस, छठा क्वेश्चन, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस वास्तविक। और यही अगर पूछता है कि कौन सा लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो हम इसका देते हैं अवतल लेंस। यहाँ से कभी कभी उत्तल लेंस है ना, एक और भी आंसर, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। और भी क्वेश्चन पूछता है कि किस लेंस से, क्वेश्चन ये मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस लेंस से, और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, कि किस लेंस से वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से जो है दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी भी और काल्पनिक भी। आभासी या काल्पनिक और वास्तविक भी, ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसके बाद आता है कि एक पिन छिद्र, देखिए यह सबसे जबरदस्त, कि एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सातवां क्वेश्चन है कि एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए एक पिन छिद्र, जब भी अगर पिन छिद्र है ना, ये याद रखिएगा प्रकाश के रेखीय, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। पिन छिद्र कैमरा जो होता है ना, प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आठवां कह रहा है कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। देखिए कभी भी जल से हवा में आएंगे प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाएगा तो इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो क्वेश्चन करेगी किस कारण, अथवा किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो है पानी का बुलबुला जो है रंगीन भी दिखाई देता है। देखिए अब ये अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आप इसका परिभाषा ऐसे बोलिएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से या तो दूर जाता है या अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अर्थात मान लीजिए कि यह मैं एक माध्यम या 1 मान लिया और ये माध्यम 2 मान लिया। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो या तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, या अभिलंब से ये माध्यम 1 रहेगा, ये माध्यम 2, और ये प्रकाश से या अभिलंब से दूर जाएगा। तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। 9वां क्वेश्चन है 9 नंबर, कि जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होता है। अपवर्तन कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। अपवर्तन कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अरे ये अपवर्तन कोण जो है 90 डिग्री होता है। 10वां क्वेश्चन है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 10वां क्वेश्चन है कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो अपवर्तन। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, अपवर्तन के कारण। मैंने अभी बताया भी था अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, बुलबुला जो होता है रंगीन दिखाई देते हैं। अब कह रहा है कि जल में स्थित किसी वस्तु के हवा में देखने पर वस्तु की आभासी गहराई और वास्तविक गहराई से क्या होता है।
देखिए जैसे कि हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप कभी कभी जाते हैं तो एकदम गड्ढा नजदीक आ जाता है या गड्ढा हेल रहे होते हैं, तो जब गड्ढा का पानी अगर स्वच्छ रहता है तो लगता है कि जमीन की जो तली है ना, यहाँ पे बहुत पानी कम है, यानी ये बहुत कम है। लेकिन जैसे ही वहां पे पैर रखते हैं, जैसे ही पैर रखते हैं तो लगता है कि अरे ये तो मैं तो अब डूब जाएगा, अब तो मैं डूब जाऊंगा। तो बहुत ज्यादा पानी हो जाते हैं। तो किसके कारण? यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब भी दो माध्यम की बात करें, जब भी दो माध्यम की बात करता है तो हम और कुछ नहीं, अपवर्तन का ही सही आंसर मानेंगे। यानी अधिकांश दो माध्यम के लिए अपवर्तन ही कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का सही आंसर होगा कि मतलब कि जो आभासी गहराई होती है वो वास्तविक गहराई से क्या दिखाई देती है? कम दिखाई देती है। हम लोग को लगता है कि यहाँ पे कम गहराई है, लेकिन जब वहां पे जाने के बाद पता चलता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा गहराई है, तो कम दिखाई देती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 12 नंबर, देखिए बहुत जबरदस्त, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। तो हम लोग जानते हैं साइन R इक्वल टू म्यू, यह है स्नेल का नियम। लेकिन देखिए इसको स्नेल के नियम के साथ साथ इसको एक और भी नियम कहते हैं, अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम, इसको स्नेल के नियम के साथ साथ अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन, अब यहाँ से एक और क्या क्वेश्चन उठा सकता है ये भी देख लीजिए। जैसे कि यहाँ से मैक्सिमम सर्वाधिक बार क्वेश्चन किया जाता है कि अगर साइन I बटा साइन R इक्वल टू म्यू, तो इसको कहते हैं स्नेल का नियम या अपवर्तन का नियम। लेकिन अगर साइन I बर यानी कि हम कह सकते हैं यदि I बराबर R हो तो इसको कहते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, इसको कहते हैं परावर्तन का नियम। यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरहवां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए अगर आप 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, अगर अपवर्तनांक की बात करें, अपवर्तनांक तो लाल का अधिक होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है और बैगनी का कम होता है। सबसे कम किसका होता है? बैगनी रंग का। तो क्वेश्चन आ जाता है कि किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो लाल रंग मानिएगा। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग मानिएगा। 14वां क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसे होती है। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। प से प्रकाश होता है, प से प्रकाश होता है और प से होता है प्रस्थ, यानी कि प्रस्थ से बन जाता है अनुप्रस्थ। यानी कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन अगर यहीं से पूछ दे कि ध्वनि, तो ध से ध्वनि और ध से धैर्य, तो धैर्य यानी कि अनुधैर्य, अनुधैर्य यानी कि ध्वनि कैसा तरंग है? अनुधैर्य तरंग है। और प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा 14 का। 15वां क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल, देखिए सबसे पहले प्रकाश की चाल जो है ना
रोमर, प्रकाश की चाल को रोमर ने बताया था। सबसे पहले प्रकाश की चाल को किसने मापा था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल अधिक किस में होता है। देखिए ये ऑप्शनली क्वेश्चन है, और अगर ये इस तरह से है, अगर हम प्रकाश की चाल बात करें, प्रकाश की चाल, और ये माध्यम रख देते हैं, माध्यम यहाँ पे रख दीजिए। तो अगर निर्वात पूछ दिया, या इसको कह देते हैं हवा, तो हवा में प्रकाश की चाल होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर कांच में पूछ दिया, कांच में, तो 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर जल में पूछ दिया तो 2.25 ×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर हीरा में पूछ दिया तो यह लगभग होता है 1.93 ×10⁸ मीटर पर सेकंड। और अगर यही पूछ दे रॉक साल्ट में होता है 1.96 ×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यदि रॉक साल्ट या नाइलॉन पूछ दे, नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो इसका भी उतना ही होता है 1.96 ×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर पूछ दे कि तारपीन का तेल में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2.04 ×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कांच में 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर जल में पूछ रहा है तो 2.25 ×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर हीरा में पूछ रहा है तो 1.93 लगभग कह सकते हो, 1.9 ×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और रॉक साल्ट में पूछा है तो 1.96 ×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नाइलॉन में पूछ दिया तो 1.96 ×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और तारपीन का तेल में पूछ दिया तो 2.04 ×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अर्थात इसका सही आंसर अगर ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा हीरा में प्रकाश की चाल कम होती है। और सबसे अधिक किसमें होती है? तो याद रख लीजिएगा हवा या निर्वात में। तो क्वेश्चन पूछा था कि प्रकाश की चाल अधिक किसमें होता है? ऑप्शन कांच है, हीरा है और जल है। तो देखिए कांच है, जल है और हीरा है, और इसमें सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होता है? तो जल में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल। यानी कि 16 का आंसर हो जाएगा सी। 16 का हो जाएगा सी। 17 कह रहा है कि मोटे लेंस की क्षमता, 17 का आंसर देख लीजिए कि मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में अधिक होता है। याद रखिएगा मोटे लेंस की क्षमता जो होती है ना, पतले लेंस की तुलना में अधिक होती है। आंसर इसका हो जाएगा सी। देखिए 18वां क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्येक लेंस का प्रत्येक छोटा भाग। देखिए मान लीजिए कि मैं यह ले लेता हूं उत्तल लेंस, और इसको ना 2 भागों में बांट देता हूं। देखिए 2 जगह काट दिया, तो ये जो टुकड़ा दिख रहा है ना, यह प्रिज्म की तरह कार्य करता है। किस तरह से? प्रिज्म की तरह। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ दिया था कि लेंस का प्रत्येक छोटा भाग किसके तरह कार्य करता है? प्रिज्म के भांति कार्य करता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? आइए देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। देखिए पहला लेंस क्या है?
उत्तल लेंस। लेंस क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी एफ बराबर दे दिया है 25 सेंटीमीटर। देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह जो होती है धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो उत्तल लेंस की जब फोकस दूरी धनात्मक है तो मैंने प्लस लिख दिया। अब करें इसकी क्षमता, क्षमता यानी कि पी, पावर। तो P बराबर होता है 1/f। कब? जब F मीटर में हो, लेकिन जब सेंटीमीटर में हो तो होता है 100/f, जब F सेंटीमीटर में हो। तो सेंटीमीटर में दिया है तो इसका क्या करेंगे? 100/25 कट कर आ जाएगा +4 डाईऑप्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा +4 डाईऑप्टर, ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 के बाद आता है 20 क्वेश्चन, 20वां कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी। देखिए कौन सा लेंस दिया है? अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। और इसकी फोकस दूरी कितनी दी है? फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो दिया है वो है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं बता रहा हूं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो मैं यहाँ इसके सामने माइनस चिन्ह लगा देता हूँ, इसके सामने माइनस चिन्ह लगा देता हूँ। अब कर रहा है तो इसकी क्षमता क्या होगी? पावर। तो मैंने अभी बताया कि जब सेंटीमीटर में हो F तो 100/f का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि 100/f यानी कि 20 कट कर आ जाएगा 5 डाईऑप्टर, और भी किसमें? माइनस में, यानी इसका -5 डाईऑप्टर आंसर हो जाएगा।